I urge the United Nations to take concrete effective measures for the preservation, promotion and revitalization of the tribal language. सरकार और मुख्य मीडिया हमें भी देखे, हम भी आंदोलनकारी, हम भी अनशन पे बैठे हैं केन बेतवा। जो सरकार हिंदी हिंदुस्तान की बात करती है, उस सरकार के अधिकारी हिंदी में बात नहीं करते। उनको सबको पता है कि ट्राइबल एमपी है, वो आदिवासी भाषा तो दूर की बात है, हिंदी में भी नहीं, फिर इंग्लिश में बात करेंगे। तो दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की तरफ से एक भी ट्राइबल एमपी को नक्सलाइट विषय पे बोलने नहीं दिया गया, और सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। क्यों नाराज हैं आप? क्या चाहते हैं सरकार से? क्या कर दे मानगढ़ धाम के लिए? पार्लियामेंट का क्वेश्चन का रिप्लाई आता है कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाएंगे। संसद का सत्र चल रहा है दिल्ली में, और आप और हम और पूरा देश का दुनिया जानती है कि इस बार काफ़ी हंगामा खेज है ये संसद का सत्र। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कानून पास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक बेचैनी संसद में देखी जा रही है। और एक आदिवासी सांसद हैं जिनको मैंने नोटिस किया पिछले कुछ दिनों से कि वो संसद के प्रांगण में काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। एक दिन वो सीढ़ियों पर धरना दे रहे थे, एक दिन वो कुछ तख्तियाँ लेकर, कई सारी तख्तियाँ लेकर अकेले ही खड़े हुए थे, मीडिया से बात कर रहे थे। आज वो सांसद मेरे साथ हैं, उनसे आप पहले भी मिले हैं, राजकुमार रोत। इतने बेचैन क्यों हैं? सीढ़ियों पे क्यों धरना दे रहे थे? आप भी थे, चंद्रशेखर भी थे, और भी कुछ सांसद थे। क्या हुआ था? देखो, उसको बेचैन भी कह सकते हैं या जिम्मेदारी बड़ा कदम भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमको जनता ने चुन के भेजा है देश की पार्लियामेंट में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जनता से रिलेटेड, उस क्षेत्र से रिलेटेड जो करंट इशू है या डेवलप के इशू हैं उस पर बात करें। आपका नोटिस करना वाजिब है कि बेचैन उस बात के लिए था मैं उस दिन कि सरकार युवाओं की बात कर रही थी। उस दिन बड़ा बिल पास हुआ था, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि नीट पेपर लीक को जो प्रकरण सामने आए, तो पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए जो 2024 में कानून लाए थे, उसी कानून में अमेंडमेंट लाए ये लोग। उस दिन लगभग 10 से 12 घंटा चर्चा कराई पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन मैं बेचैन इस बात का था कि सरकार जो युवाओं की बात करती है और युवा सांसदों को ही वहां बोलने का अवसर नहीं दिया गया। हमें नीट पेपर लीक प्रकरण को लेके जो नया अमेंडमेंट कानून लाए और सरकार ने दावा किया कि ऐसा मजबूत कानून है जो भविष्य में पेपर लीक की घटना को रोकेगा, दिखावा किया। एक्चुअल वो था नहीं। हमने हमारी बात रखने के लिए अध्यक्ष जी से बात रखी गई। बेवजह कई लोगों में, ये तो नहीं कहूंगा कि दूसरे जो लोग बोले बेवजह, लेकिन ऐसे इशू पे जो इंपॉर्टेंट इशू था उसको छोड़ के दूसरे लोगों ने इधर इधर की बातें की। हम पॉइंट टू पॉइंट उस पे हमारे सुझाव देना चाह रहे थे, और जो सरकार युवाओं की बात करती है तो युवा सांसदों की बात को दबाने का काम किया। उसके विरोध में हम धरने पे बैठे थे पार्लियामेंट के बाहर। जी। और दूसरे दिन मैंने देखा कि केन बेतवा की तख्तियां लेके आप अकेले डटे हुए थे, और सोशल मीडिया पे भी ये चर्चा चल रही है कि जैन जी के आंदोलन को जंतर मंतर पर जितनी तवज्जो मिली, शायद मिलनी भी चाहिए थी उसको नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन केन बेतवा के मुद्दे को उतनी बड़ी तवज्जो नहीं मिली। आप सचमुच में ध्यान खींचना चाहते थे, या इतना हंगामा हो रहा है उसमें राजकुमार रोत पर भी नजर जाए लोगों की, वो कोशिश थी? मेरा प्रयास ये था, राजकुमार रोत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे जिस उद्देश्य से लोगों ने चुन के भेजा है, मेरे जो उद्देश्य है, मेरे जो सपने हैं, जो लोगों के सपने हैं, उन पे सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा था, और साथ ही मीडिया का। मैंने उस दिन तक तख्ती में लिखा था कि सरकार हमें भी देखे, मतलब सरकार और मीडिया, सरकार और मुख्य मीडिया हमें भी देखे, हम भी आंदोलनकारी, हम भी अनशन पे बैठे हैं केन बेतवा। मेरा वही था कि सरकार का ध्यान जाए, साथ ही मुख्य मीडिया का ध्यान आए कि हम भी आंदोलन पे बैठे हैं, हम भी अनशन पे बैठे हैं। और ऐसा अनशन कहे कि एक विचित्र प्रकार का अनशन, नदी के अंदर, पानी के अंदर 20-20, 25-25 दिन से वहां का आदिवासी जिनका घर बार सब कुछ उजड़ रहा है, वो परिवार बैठा है अनशन पे नदी के अंदर, उनके पूरे शरीर पे चमड़ियां चली गई। मैं चाहता था सरकार और मीडिया का ध्यान जाए।
हजारों आदिवासी वहां बैठा हुआ है। उस आदिवासी समुदाय को नहीं पता है कि अनशन क्या जंतर मंतर पे ही करना चाहिए, जंतर मंतर पे करे है वही सरकार या मीडिया का ध्यान जाता है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि हमारी बात सरकार किस तरीके से सुनेगी, कैसे बात वहां तक पहुंचाए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कैन बेतवा छतरपुर मध्य प्रदेश का जो आदिवासी आज स्ट्रगल कर रहा है उनकी बात को सरकार तक पहुंचाए और मुख्य मीडिया तक पहुंचाए। तो मैंने प्रयास किया और कुछ हद तक सरकार तक गई, लेकिन बड़ा दुख की विषय है कि सरकार आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं देती है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आपका कुछ अनुभव हो गया है लोकसभा में, जो 47 लोग सांसद हैं एसटी सीट से जो जीत कर आते हैं, जो आदिवासी हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं। आप भारत आदिवासी पार्टी में, कांग्रेस के भी सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सांसद हैं और भी बीजेपी के भी सांसद हैं, बहुत सारे सांसद हैं। क्या आदिवासी सांसदों को संसद में बोलने का मौका मिलता है? क्या आपकी पार्टी के तो आप एकमात्र हैं, अगर मौका मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी में आदिवासी सांसद हैं उनसे आपकी बात मुलाकात भी होती होगी। क्या राष्ट्रीय पार्टियां वो मौका देती हैं संसद में आदिवासी सांसदों को बोलने का? देखो, आदिवासी समुदाय के लोग किसी भी पार्टी में हो स्ट्रगल है। दूसरा चीज, रिजर्व सीट से आना मतलब ट्राइबल का प्रतिनिधित्व करना। वो व्यक्ति उस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय है, आदिवासी सर्टिफिकेट से आता है तो समाज का प्रतिनिधित्व करने आता है, समाज के प्रति उसकी जवाबदेही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो राष्ट्रीय पार्टियों से आदिवासी सांसद चुन के आते हैं वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व कम होकर पार्टियों के प्रति उत्तरदायित्व ज्यादा हो जाते हैं। समाज के प्रति जवाबदेही कम होकर पार्टियों के प्रति जवाबदेही हो जाते हैं। तो मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का तो नहीं कहना चाहूंगा, कुछ लोग प्रयास करते भी हैं लेकिन अवसर नहीं मिलता है, और कुछ लोग पार्टी के वफादार ज्यादा हो जाते हैं न कि समाज के वफादार होते हैं। अच्छा, क्या कारण आपको लगता है? भाषा का कोई कारण है क्या, या वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, शर्माते हैं, उस तरह का एक्सपोजर? क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई आदिवासी सांसद जब आपस में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, तो वो बहुत स्मार्टली बात करते हैं, बहुत प्रभावी तरीके से बात करते हैं। लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, वो चुन के आए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दल उनको मौका देने में झिझकते हैं। क्या सबसे बड़ा कारण आपको लगता है? देखो, ये चीज मैंने भी नोटिस किया। हाँ, लैंग्वेज का बड़ा इशू है, क्योंकि ट्राइबल इलाके से आने वाला व्यक्ति चुनाव के दौरान हो या आम जीवन मतलब दैनिक दिनचर्या के दौरान हो, ट्राइबल लैंग्वेज को यूज करते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत हिंदी। और यहाँ पर आके मुझे अजीब लगा, जो भाजपा हिंदी और हिंदुस्तान की बात करती है, और यहाँ कमेटियों की, ट्राइबल कमेटियों की बैठक के अंदर जो सरकार हिंदी हिंदुस्तान की बात करती है, उस सरकार के अधिकारी हिंदी में बात नहीं करते। उनको सबको पता है कि ट्राइबल एमपी है, उन सारे अधिकारी को पता है कि ट्राइबल एमपी है, लेकिन वो जानबूझ के हिंदी में बात नहीं करेंगे उनसे। जबकि होना तो ये चाहिए कि आदिवासी भाषाओं में भी, वो आदिवासी भाषा तो दूर की बात है, हिंदी में भी फिर इंग्लिश में बात करेंगे ताकि ट्राइबल एमपी। मैं देख रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड के वो ट्राइबल, मैं तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं समझ लेता हूँ, लेकिन कई ऐसे एमपी आते हैं वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो उनका कहे किस तरह से एक अधिकारी वर्ग, जो मैंने तो कहा भी है कई बार कमेटी में कि मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान और हिंदी की बात करना चाह रहे हैं, और आप अधिकारी ट्राइबल एमपीओ के सामने बेवजह सिर्फ इंग्लिश में बात करना, प्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो एक तरह का देखा गया कथनी और करनी में अंतर है। दूसरा चीज, कोई ट्राइबल एमपी अगर खुल के अपनी भावना प्रकट भी कर ले, दूसरी बार उसकी टिकट कट जाती है। राष्ट्रीय पार्टी में ये आपने देखा होगा, नक्सलाइट मूवमेंट बड़ा एक मूवमेंट था, और नक्सलाइट मूवमेंट को भी सरकार ने दावा किया है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि आदिवासी हथियारों से नहीं, कलम और कागज से अपनी लड़ाई लड़े, और हम हमारी विचारधारा के आधार पे हम लोग पूरे ट्राइबल इलाकों में यही मैसेज देते हैं कि हथियारों से नहीं, कागज और कलम से हमने अधिकारों की रक्षा करनी है। नक्सलाइट मूवमेंट पे लगभग 7-8 घंटा चर्चा कराई, और सुन के आज मतलब अजीब लगेगा कि जो आदिवासियों के उद्धार की बात कर रहे थे, नक्सलाइट से सबसे ज्यादा प्रभावित ट्राइबल, विस्थापित ट्राइबल, अगर नक्सलाइट से जुड़ा था तो भी ट्राइबल। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की तरफ से एक भी ट्राइबल एमपी को नक्सलाइट विषय पे बोलने नहीं दिया गया।
और सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात एक भी भाजपा की तरफ से एक भी। लास्ट में जब मैंने ये बात बोली तो मेरे बाद 3 मिनट का समय, शायद मध्य प्रदेश के एक माननीय महिला सांसद थे, उनको 1-2 मिनट का कुछ बात रखने का आनंद, वो मैंने कहा, इसके बाद इसको रखा गया। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उस इलाके के एक भी ट्राइबल एमपी को इस पे बात रखने का अवसर नहीं मिला। और कोई दम लगा भी लेता, कोई जोर लगा भी लेता तो शायद हो सकता उसके अगली बार टिकट कट जाती। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राष्ट्रीय पार्टियों में। इस मुद्दे पे मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी राय दें, जो राजकुमार जी ने जो बात कही है। अच्छा, ये बताइए कि ये अगर संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में आदिवासियों को आदिवासी भाषा में अपनी बात करने की छूट मिले, वो विश्वास उनको दिलाया जाए कि आप अपनी भाषा में बोलिए, खुल के बोलिए, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो कुड़ुक हो, चाहे वो जो भी भाषा हो, भीली हो, कोई भी भाषा हो, आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन होगा? आदिवासी सांसद ज़्यादा बेहतर तरीके से अनुसूची 5 या जो और मुद्दे हैं उनको रख पाएंगे? नहीं, वो ये काफी बड़ा गंभीर विषय है और ये होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती है, कोई भी सरकार हो। ट्राइबल लैंग्वेजें हैं, उनको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं, उनकी कोई लिपि अभी तक सरकार ने, ट्राइबल लैंग्वेजों को संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया आज तक। ट्राइबल लैंग्वेजों को लुप्त करने का, भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन हमारा देश का जो मतलब कहे कि ट्रेड ये बना कि जिसको इंग्लिश या हिंदी नहीं आती वो बैकवर्ड है। मतलब भाषा के आधार पे बैकवर्डनेस का उन्होंने कहे कि रेखा खींच दी गई। उससे ट्राइबलों को लगा कि यार हम क्या होगा, जबकि हिंदी से बहुत ज्यादा प्राचीन आदिवासी हम तो कहते हैं कि गोंडी जो भाषा है, गोंडी से तेलुगु तमिल बनी है, उनसे संस्कृत बनी है। तो जिन भाषाओं का आज भारत में उल्लेख हो रहा है, जो प्रचलन में है, इनसे हजारों साल पहले ट्राइबलों की लैंग्वेज है, लेकिन उन लैंग्वेजों को दबाया जा रहा है। उन लैंग्वेजों में बात करने से कहीं न कहीं एक नीचता की भावना से देखने का काम करते हैं कुछ लोग। और सरकार की तरफ से ट्राइबल लैंग्वेजों को संरक्षण, ट्रांसलेटर हो सकता है, एक ट्राइबल बिल्कुल हो सकता बिल ट्राइब का 2 आदमी को जॉब मिल जाएगा यहाँ, बिल्कुल ठीक बात, वो ट्रांसलेट कर लेगा, इंग्लिश हिंदी हर चीज में कर लेगा, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे। गोंडी का मिल जाएगा, संथाली का मिल जाएगा। अन्य देशों के अंदर हमने देखा है कि ट्राइबल लैंग्वेजों को विशेष प्रायोरिटी दी जाती है, वहां ट्रांसलेटर बैठे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन भारत में ये चीजें नहीं है। चलिए, आप अन्य देशों की बात ले ही आए, तो पीछे सोशल मीडिया पे देख रहा था मैं, बहुत ही शानदार फोटो आपके यूरोप के कहीं के थे, कहाँ घूम रहे थे? मैं गया था UN जेनेवा। अच्छा, जेनेवा संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा, और मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात थी, साथ ही पूरे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, युवाओं के लिए गर्व की बात थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि वो मुझे सांसद नहीं बनाते तो मैं शायद मुझे वहां जाने का, उनका और प्रतिनिधित्व, देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिलता। मुझे खुशी थी कि मुझे UN जाने का अवसर मिला, और वहां जाने के बाद थोड़ा दुख भी हुआ कि मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, भारत सरकार उस समाज का UN के अंदर अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा करता है। हम कहते हैं, भाजपा के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, बड़े बड़े नेता आदिवासी इलाकों के अंदर आके आदिवासी समाज के उद्धार की बात करते हैं। आपने सुना होगा, मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। राहुल जी ने कई बार बोला है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। लेकिन यही सरकारें UN के अंदर कहती है कि भारत में कोई इंडिजिनस पीपल नहीं रहता है, मीन्स आदिवासी नहीं रहता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। समाज में जागृति आई है, और ये जागृति एक बड़ी क्रांति में भी तब्दील होगी आने वाले समय में। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह विश्व आदिवासी दिवस अब एक त्यौहार बन गया है। आपके यहाँ पे भी तैयारी चल रही है। तो इस अवेयरनेस को आप किस नज़र से देखते हैं कि ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है, या समाज अपने आप को असर्ट कर रहा है, आदिवासी समाज अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपनी पहचान को दर्ज करा रहा है? देखो, जिस समाज की जो धरोहर थी, उसकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, बोली, भाषा, और वो धरोहर ही उस समुदाय, आदिवासी समुदाय की ताकत थी। लेकिन उस ताकत को हीन भावना से देखने का काम किया लोगों ने, और आदिवासी समुदाय को भी यही कहा कि ये आपकी कमजोरियां हैं,
संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, बोली भाषा, ट्रेडिशनल फूड की बात करें, कल्चर की बात करें, वो हथियार था हमारा, वो एक ताकत थी। लेकिन लोगों ने मेंटेलिटी बनाई, सरकारों ने बनाई कि तो आपके लिए बैकवर्डनेस, प्रिमिटिव हैं आप, इस तरह से बताया गया। तो लोगों ने अपने आप को, अपना कल्चर, बोली भाषा उसको छोड़ के आगे। लेकिन हमें जब हमारा जो मूवमेंट शुरू हुआ, और साथ ही देश में कई ऐसे सामाजिक संगठनों ने भी काम किया कि ये आपकी कमजोरियां नहीं है, ये आपकी ताकत है, और ये ताकत ही आपको आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार दिलाने में सहयोगी है। तो ये भावना जब दोबारा वापस आई है, तो लोगों ने दोबारा पीछे मुड़ के अपनी कल्चर, अपनी बोली भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को वापस अपनाना शुरू किया है, क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी है। जब आपने अपनी पहचान की बात की और इतिहास की बात की, तो मुझे याद आता है मानगढ़ धाम। मैं 2015 या 16 में पहली बार गया था। तो पुरानी एक धुनी थी वहाँ पे, और उस वक्त भी आदिवासी वहाँ पर जमा हुए थे। भील आदिवासियों को मैंने पहली बार ऐसा जमावड़ा देखा था, और जो बहुत उत्साहित थे, अपनी पहचान को लेके असर्ट कर रहे थे। आज मानगढ़ धाम की तस्वीर बदली हुई है। आपका वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है, आपकी पार्टी का भी है, लेकिन आप नाराज़ हैं सरकार से कि वहाँ तो एक म्यूज़ियम बना हुआ है। हाल ही में मैं आपका कोई ट्वीट पढ़ रहा था। क्यों नाराज़ हैं आप? क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कर दे मानगढ़ धाम के लिए? सरकारों की मानसिकता ये रही है कि आदिवासी समुदाय हो या दलित पिछड़ा कोई हो, उनको छोटे मोटे प्रलोभन देके वोट बैंक का रूप में यूज करो, ये सरकार की मानसिकता रही है। और यही चीज हम देख रहे हैं कि मानगढ़ में 1 नवंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर आमंत्रित होते हैं, और शायद देश में कहीं पर भी मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री जी का दिल्ली सेंट्रल के अलावा ऐसे किसी भी इलाके में 4 राज्य के मुख्यमंत्री के संयुक्त कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 4 राज्य के सारे बड़े राज्य, इन राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाता है। मानगढ़ में 1 नवंबर 2023 को कार्यक्रम होता है। इसमें हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं आ पाए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। उस समय ये कहा जा रहा था, और स्थानीय भाजपा के लोगों ने ये कहा कि मोदी जी आ रहे हैं, अपन मानगढ़ को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे, राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलाएंगे। आदिवासी समुदाय को वहां प्रलोभन करके ले गए, और वहां कुछ मिला नहीं। लेकिन एक जरूर उस समय चर्चा में रहा, कहा कि उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानगढ़ को हम पहचान दिलाएंगे, राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। हाँ। पार्लियामेंट का क्वेश्चन का रिप्लाई आता है कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाएंगे। क्यों? कोई कारण दिया? उसका कारण दिया उन्होंने कि मानगढ़ कोई पौराणिकता, प्रामाणिकता और अखंडता बनाए हुए नहीं रखता है। ये उन 1500 भील आदिवासी समुदाय जो शहीद हुआ था, उनको अपमानित करने का काम किया है इस भाजपा सरकार ने। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट मैं वही कह रहा हूं कि मेरे दफ्तर में आज भी जो आपके लोग नेशनल आर्काइव से निकाल के लाए, उस वक्त के डॉक्यूमेंट तो मौजूद हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। वही क्या 1913 में घटनाक्रम हुआ है। 15 कम से 1500 से अधिक 1500 तो वो आदिवासी जो मौके पे डेथ हो गई थी, लेकिन 1500 शहीद आदिवासियों को सरकार कह रही है कि प्रमाण नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बाकायदा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में कहा है कि प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन उस वक्त में मुझे याद है, अभी मेघवाल साहब जो अभी भी शायद मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा सा लेख लिखा था कि मानगढ़ धाम को लेके, तब तो बहुत उत्साहित थी सरकार भी और बीजेपी पार्टी भी, पीछे हट गई। वही कह रहा हूं कि वही बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या इन लोगों ने मानगढ़ के नाम से वोट लिया है, लेकिन शहीद मानगढ़ को सम्मान देने का काम नहीं किया है। वही मानगढ़ है जो बिलराज की बात कही गई थी, गोविंद गुरु महाराज ने धूणी गोदी थी, वो धूणी अखंड है। अखंड का अर्थ क्या है कि कभी मिटने वाला नहीं। हमारी गोविंद गुरु महाराज की धूणी को, अस्तित्व को उन्होंने अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दिया। आज वही स्थान है जहां बिलराज की बात की थी 1913 में, अलग बिल प्रदेश की बात की गई थी। बिल प्रदेश राज्य को जो डिमांड है, वो डिमांड तभी से उठी हुई है, और ये डिमांड पूरी होगी, करनी पड़ेगी सरकारों को, क्योंकि समाज में आक्रोश है, समाज में कहे कि जुनून है, क्योंकि वक्त की मांग है। इसका खामियाजा लोगों को, भाजपा को भुगतना है,
क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाएंगे, यहां तक नहीं रुके ये, उन्होंने प्रमाण मांगे हैं। उन 1500 आदिवासी जो शहीद हुए उनको प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, ये बोला है उन्होंने, अखंडता नहीं है। गोविंद गुरु महाराज की धुनी को चैलेंज किया इन लोगों ने, हमारी पौराणिकता नहीं है। आप 5000 साल पुरानी बातें लाके आदिवासियों को गुमराह कर रहे हो। कहते हो आदिवासी समुदाय सबरी, ठीक है मान गए आपको, तो 5000 साल पुरानी चीजें लाके आपको गुमराह कर रहे हो। और आज 1913 की जो बात है, 1913 से 100 साल पहले की बात को आप कह रहे हो प्रमाणिक नहीं है। तो ये आदिवासी समुदाय के साथ एक बड़ा धोखा है। चारों राज्यों के आदिवासी सहित पूरे देश के साथ धोखा है, क्योंकि मानगढ़ एक आदिवासी समुदाय शहीद हुआ था, लेकिन उस पूरे देश की आजादी के लिए लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। हमारे देश की धरोहर है मानगढ़, और उनके साथ सरकार ने एक जो अभी किया है, जिस सवाल का जवाब मतलब जवाब देके वो अपमानित करने का काम किया, उसका जवाब मिलेगा सरकार को। चलिए, तो कुछ एक सवाल अब आपके इलाके से, राजस्थान की राजनीति, आपकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए कर लेते हैं। हाल ही में बड़ा झटका लगा है भारत आदिवासी पार्टी, जो कहती है कि उसका एक खास मैकेनिज़्म है, कैसे लोग लीडरशिप में आएंगे, कैसे लोगों को टिकट मिलेगा, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है। मैंने भी 1-2 कैंप देखे हैं आपके, मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग होती है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बावजूद लोग छोड़ के कांग्रेस में कैसे शामिल हो गए? हम तो, मैंने उस समय जब न्यूज छपी थी कि 309 आदिवासी समुदाय के कार्यकर्ता पदाधिकारी बांसवाड़ा से दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के पास और पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी के पास आके सदस्यता ली, तो मुझे तसल्ली हुई थी। वो तसल्ली इस बात की थी कि जिस आदिवासी समुदाय को जिला मुख्यालय के कार्यालयों में बैठने के, खड़े रहने की जगह नहीं मिल पाती थी, उस आदिवासी समुदाय को ठेठ जयपुर बुला के अगर कांग्रेस के वरिष्ठ लोग इसको सदस्यता दिलाने का अगर बात करते हैं, माला पहनाते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत जी, तो उस बात की तसल्ली थी कि जो आज से 5-10 साल पहले वहां एक जिला लेवल के पदाधिकारी को माला पहनाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, जगह नहीं मिल पाती थी, उसको आज वो प्रदेश के लोग आके मिला रहे हैं। तो मुझे वो तसल्ली थी कि वो उपलब्धि है बाप पार्टी की, अगर बाप पार्टी नहीं आती तो ये चीजें नहीं होती। लेकिन अब सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन राजकुमार जी, ये तो कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दुख तो हुआ होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, मतलब बांसवाड़ा से 300 कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी के कांग्रेस में, मेरे आगे की बात आपने सुनी नहीं। जी जी। तो ये मेरी भावना शुरुआत में जब न्यूज पढ़ी, लोगों को देखा, फिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, कांग्रेस के ही पदाधिकारी थे। और हमने फिर, हमारा जो तर्क है कि मालवीय जी ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के सीडब्ल्यूसी मेंबर पद रहते हुए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाके कांग्रेस को तमाचा मारा था, इससे डबल तमाचा अब मारा है। झूठे लोग, मतलब कांग्रेस के पदाधिकारी थे वो। अच्छा। वो खुद कंफ्यूज है कि हम बाप में गए कब, और वो कह रहे हैं कि जो गुनाह हमने नहीं किया, जिस पार्टी में कभी नहीं गए, उस पार्टी के नाम से हमको बदनाम किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं तो जो गुनाह हमने नहीं किया उसकी सजा हमें मिल रही है, तो अब गुनाह करके रहेंगे। ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा। खैर, ग्राउंड हमने कहा है भाजपा कांग्रेस के नेताओं को, अब लिस्ट दे दो कौन कौन आए। उनके पास लिस्ट नहीं हो तो हम दे देते हैं। तो एक बाप पार्टी का नाम यूज करके राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय हाईकमान में अपनी छवि बनाने का प्रयास किया है। हम कहते हैं कि अगर आपकी छवि बनाने में, आपका नंबर बढ़ाने में बाप पार्टी का भी अगर नाम उपयोग ले रहे हो आप, तो अच्छी बात है। नहीं, आपको जमीन पे जाके इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताइए राजकुमार जी, मुझे मालूम है आपको एक कार्यक्रम में जाना है, 5 मिनट और दीजिए। ये बताइए कि क्या ये सच है कि भारत आदिवासी पार्टी में भी गुटबाजी शुरू हो गई है? कुछ लोग ये मानते हैं कि राजकुमार जी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, वो अब हमें भाव नहीं देते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बायस्ड है। मैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र घूम के आया हूँ अभी, इस तरह की बातें मुझे सुनने के लिए मिली हैं। जो या तो बाप पार्टी में बिल्कुल नए जुड़े हैं, उनको लगता है कि ऐसा लग रहा होगा, और यहाँ बाहर के लोग जो कांग्रेस बीजेपी के हैं वो इस तरह से हवा, मतलब बाप पार्टी को, हमारी विचारधारा को तोड़ना है तो आपस में फूट डलाओ। तो इस तरह का माहौल बनाते हैं, हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को चिढ़ाते हैं बेवजह, अरे आप क्या कर रहे हो राजकुमार,
तो मेरे पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता ने ही मुझे चुन के बड़ा किया है। मैं अपने आप बड़ा नहीं हुआ हूं, वहां की जनता ने मुझे चूज किया, वहां के हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें चूज करके भेजा है। तो एक बाप पार्टी को तोड़ने की साजिश है ये। अच्छा, मैं आपसे सीधा ही सवाल पूछ लेता हूँ, कांति भाई रोत और आपके बीच क्या डिफरेंसेस हैं? किसी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़े, 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़े, 23 वाला विधानसभा चुनाव भी लड़े और डूंगरपुर में अच्छी टक्कर दी उन्होंने, बहुत कम वोटों से रहे हैं। और हमें हमारे पार्टी के अंदर सिलेक्शन जो प्रणाली है, हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हो सकता है आने वाले समय में हम राजस्थान के अंदर 12 से 15 सीटें निकालें विधायक की, और सरकार किसकी बने वो भारत आदिवासी पार्टी तय करें। एक आखिरी सवाल, प्रतापगढ़ में हम थे, नाम मत पूछिएगा, आपके पार्टी के कैंडिडेट जिनको बहुत अच्छी वोट मिली, उन्होंने कहा राजकुमार जी ने एक दिन लगा दिया होता अगर मेरी विधानसभा में, तो एक सीट और मिल गई होती भारत आदिवासी पार्टी को। देखो, मैंने जहां पर भी जितना हो सके इतना एज ए स्टार प्रचारक के रूप में या जिम्मेदार पर्सन के रूप में काम किया। और कई जगह हो सकता, मैं मानता हूं कि समय अभाव में कई जगह मैं नहीं भी जा पाया, तो वो कौन थे क्या था मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जो कमियां रही है उसको तो अब तो नहीं, पर आने वाले समय में जरूर सुधार करेंगे। और हम लोग सब मिलकर रात दिन मेहनत करके आदिवासी समुदाय और साथ ही दलित पिछड़ों से क्षेत्र के रहने वाले गरीब समुदाय के लिए आने वाले समय में बाप पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, और बहुत सारी बातें थी जो मुझे करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो अगले एपिसोड में और वो जाके बांसवाड़ा में ही आपसे बात करेंगे। ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।